नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 12 सितंबर 2020। आज जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं द हिंदू में, वो हैं दो आर्टिकल जो हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें पहले का नाम है गेम ऑफ चेंज इन द हिमालयाज और जो सेकंड का नाम है उसका नाम है स्मूदरिंग द हाउस राइट्स ऑफ द अर्बन पार। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल का कंटेंट है इंडिया चाइना रिलेशन। आज इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज कुछ नए नहीं हैं, बल्कि ये काफ़ी पुराने हैं। आज इस आर्टिकल में हम इंडिया चाइना के पास इश्यूज़ को रीड करेंगे और साथ ही साथ अभी की जो करंट इशू चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज जो चाइना अपनी मनमानी कर रहा है बॉर्डर्स पर, ऐसा नहीं कि पास्ट में नहीं किया करता था। इस आर्टिकल से आप हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं, जिसमें इंडिया चाइना को के बारे में बताया जाएगा। आज इंडिया चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गए हैं, जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ द्वारा पहले मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्टॉक्स को लाया जा रहा है, जिससे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। आज इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा बोला यह जाता है कि आज टेंशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इंडिया चाइना बॉर्डर पर 1962 के बाद से। पास्ट में भी कुछ ऐसी ही टेंशन हुई थी 1959 अगस्त में, जब फर्स्ट टाइम इंडिया चाइना बॉर्डर्स लोंगचू पर जब दोनों कंट्रीज़ के ट्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी, तो जिसका कारण चाइना द्वारा बोला गया कि इंडियन ट्रुप्स द्वारा मनमोहन लाइन को क्रॉस किया गया था और फिक्स्ड और फायर्ड की गई थी, जिसके लिए चाइना ट्रुप्स द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ से फायरिंग की गई थी, ऐसा चाइनीज़ द्वारा बोला गया था। जिसके लिए पास्ट में इंडिया द्वारा चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था और इंडिया द्वारा क्लेम ये किया गया कि चाइनीज़ ट्रुप्स द्वारा इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की गई थी, इंडियन ट्रुप्स द्वारा नहीं। आज 61 साल के बाद इंडिया चाइना के बॉर्डर्स पर टेंशन कुछ सेम ही है, क्योंकि दोनों साइड्स पर एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं घुसपैठ के लिए और पहले फायरिंग के लिए। दोनों साइड से ऐसा होने से आज टेंशन इतनी बढ़ गई है, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी आज आमने सामने है बॉर्डर पर। पास्ट में जब लोंगचू से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसके लिए इंडिया द्वारा कोई स्ट्रेटजी सोची नहीं की कि बॉर्डर टेंशन से चाइना द्वारा एक दिन अच्छे से फाइट होगी, ये नहीं पता था उस समय पे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन द्वारा बोला यह जाता है कि चाइना कभी इंडिया पर अटैक नहीं कर सकता और ना ही करेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे पास से ही, जिसके लिए इंडिया द्वारा कभी इन सब इश्यूज़ पर ध्यान ही नहीं दिया गया। दोनों कंट्रीज़ एशिया में बहुत पावरफुल है, इसलिए नेहरू द्वारा हमेशा चाइना को डिफेंड किया गया इंटरनेशनल नेशंस पर। इंडिया द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया जब चाइना ने तिब्बत पर अपना दबदबा बनाया, और इंडिया द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया तिब्बत के साथ ट्रेड के लिए चाइना के साथ में। लेकिन इस इंडिया की फ्रेंडशिप के बदले में नेहरू द्वारा एक्सपेक्ट यह किया जाता था कि चाइना इंडिया की बाउंड्रीज़ को छोड़कर चला जाए, मैकमोहन लाइन ईस्ट से चला जाए और फ्रंटियर 1842 तिब्बत कश्मीर एग्रीमेंट वेस्ट से चला जाए। लेकिन चाइना द्वारा बाउंड्रीज़ को छोड़ा नहीं, बल्कि हड़पा गया उसके बाद से। सबसे पहले इंडिया का फ्रेंडशिप विज़न तब ख़त्म हुआ जब लोंगचू इंसिडेंट से, जिसके कुछ महीनों बाद जब इंडियन पुलिस की टीम पेट्रोलिंग के लिए कोंगला पास लद्दाख में थी, जिसे अचानक से हमला कर दिया गया था चाइनीज़ द्वारा, जो नेहरू जी के लिए फर्स्ट बेल थी खतरे की इंडियन के लिए, जिस पर उनके द्वारा बोला यह गया कि चाइनीज़ ट्रुप से उन्हें लोंगचू से जाने के लिए बोला गया, जिसके बदले में इंडिया द्वारा एश्योरेंस यह दी गई कि अक्षय चिन से इंडियन आर्मी को विड्रॉ किया जाएगा, जहां पर चाइना ने अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हाईवे बिल्ड कर चुका था उस समय पे। लेकिन चाइना द्वारा इस प्रपोजल को खारिज किया गया और चाइना द्वारा इंडिया को मैकमोहन लाइन पर कंप्लीट कंट्रोल ईस्ट में, और बदले में चाइना ने अपना पूरा कंट्रोल की डिमांड की अक्षय चिन पर। इस पर नेहरू द्वारा सभी हिस्टोरिकल मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को लाया गया, लैंड सर्वेस किए गए, जिनके कारण इस ऑफ़र को खारिज किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया अपनी किसी एरिया को ऐसे नहीं हड़पने देगा किसी अन्य कंट्री को जिस पर भारत का हक हो। 1960 में इंडिया और चाइना के पीसफुल टॉक्स पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ी। चाइना द्वारा पूरे बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग की जाने लगी। 1961 नवंबर में नेहरू द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी को लाया गया, जिसमें इंडिया द्वारा पेट्रोल पोस्टिंग सेटअप की गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिस पर चाइना काफ़ी भड़क उठा था। और अक्टूबर 1962 में माओ जेडंग चाइना प्रेसिडेंट द्वारा भारत में अटैक करने के लिए चाइनीज़ ट्रूप्स को ऑर्डर दिए गए।
आज जो सिचुएशन है इंडिया चाइना के बॉर्डर पर के इश्यूज़ पर, वो पूरी तरह सेम नहीं है 1962 की तरह, क्योंकि पास्ट में एक ही नहीं बल्कि अन्य रीज़न थे, जैसे कि उस समय इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत का इशू था और दलाई लामा द्वारा भागकर भारत आना, जिसके लिए चाइना काफ़ी गुस्से में था। चाइनीज़ लीडर डेंग ज़ियाओपिंग द्वारा कहा यह गया था कि इस इश्यूज़ पर भारत को जवाब दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय पर। और चाइना द्वारा भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया जब इंडिया तिब्बतन रिबेलेंस को मदद करने लगा था 1959 के रिबेलेंस के बाद से। आज दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल टाइज इंडिया का आज साइड्स पे आज दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल टाइज होने से इंडिया का आज साइड स्टेप है तिब्बत पर। 1962 में जब वॉर हुआ उस समय इंडिया इतना इकोनॉमिकली मिलिट्रिकली पावरफुल नहीं था चाइना के साथ वॉर में, लेकिन आज दोनों कंट्रीज़ ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई हैं। दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है, और जो अच्छी बात नहीं है, इससे वॉर के साइन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज जो बॉर्डर इशू है वो सेम इशू है, 1950 में थे वही, और सेम इश्यूज 1960 में थे, लेकिन आज दोनों कंट्रीज़ द्वारा बाउंड्रीज़ को लिमिटेड नहीं किया गया। मीन्स कि अभी तक उनके बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाए वो दोनों। चाइना द्वारा मैकमोहन लाइन और उनकी बताई जाती है, इंडिया द्वारा भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता चाइना को कंट्रोल करने दिया जाए शायद को पूरी तरीके से। इतनी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन्स के बाद 1975 में बॉर्डर एग्रीमेंट्स को लाया गया इन इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ के लिए, और 1988 के बाद से इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए। इन बॉर्डर एग्रीमेंट से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं पैदा हो पाई थी बॉर्डर्स पे, जिससे काफ़ी मजबूत हुई ये इनके रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के। लेकिन आज वो एग्रीमेंट्स का यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब चाइना द्वारा पांग त्सो के फिंगर एरिया जिस पर इंडियन पेट्रोलिंग करता था उसे चाइना द्वारा ब्लॉक किया गया है अभी, और गलवान वैली में ट्रुप्स के बीच में लड़ाई होने से आज प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दोबारा से बॉर्डर्स पर। चाइना के अगेंस्ट में अभी इंडिया द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज़ किया गया, जिसमें पांग त्सो के सदर्न बैंक पर इंडिया के ब्लॉक पोस्ट हैं अभी। ऐसा ही फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज़ करके बॉर्डर को सिक्योर बनाया जा सके, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात पर अटेंशन नहीं दिया कि चाइना कभी अटैक करेगा भारत पर। आज 1962 के बाद दोनों देशों के बीच में फायरिंग हुई बॉर्डर्स पर 45 साल के बाद, और आज बॉर्डर्स की सिचुएशन इतनी ख़राब है जैसे 1961 का बॉर्डर इश्यूज टेंशन था इंडिया चाइना के बॉर्डर पर। द्वारा स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की आइडियोलॉजी रहती है हमेशा ही। 1962 वॉर के चलते माओ चाइनीज़ लीडर द्वारा यूनिटी और स्ट्रगल की पॉलिसी बनाई जाती थी इंडिया के प्रति, जिसमें चाइना द्वारा उन इश्यूज़ पर एकता रहती थी जिन पर वे म्यूचुअली एग्री रहते थे, लेकिन बॉर्डर इश्यूज़ पर हमेशा ही स्ट्रगल, एक एक्सपेंशन की भावना रहती थी चाइना की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस पॉलिसी को समझा नहीं गया पास्ट में, क्योंकि पहले इश्यूज़ पर यूनिटी थी और फिर लॉन्गचो और कोंगला पास पर इतना टेंशन अचानक से बढ़ा। लेकिन चाइना द्वारा हमेशा कोशिश यही रहती है कि कैसे सामने वाली कंट्री पर दबदबा बनाया जाए, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस की आइडियोलॉजी, जिससे पॉजिटिव आउटकम्स, अच्छे परिणाम सिर्फ चाइना के फेवर में हो और सामने वाले का नुकसान हो। चाइना द्वारा इस स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस से चाइना एशिया का पावरफुल मिलिट्री कंट्री है पास से। चाइना द्वारा जापान को हराया गया वॉर में पास। चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है 1960 के टेंशन से, स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन जो है। लेकिन आज चाइना इतना पावरफुल हो गया है, जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और मिलिट्री पावरफुल हुई है। इस कोविड-19 से हर देश की इकॉनमी ख़त्म हुई है, लेकिन इस महामारी में से सबसे पहले रिकवरी करने वाला देश सिर्फ चाइना ही है। इंडिया भी एक बड़ी पावर बनता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट टर्म चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि भारत की इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर है और आज ये अच्छा समय नहीं होगा अगर इंडिया फाइट करता है चाइना से, क्योंकि 1960 में नेहरू द्वारा नॉन अलाइनमेंट में शामिल होना, जिससे चाइना की तरफ से वॉर स्टार्ट करने का एक्सक्यूज़ बोला जाता है, जिसे आज इंडिया को बड़े ही बारीकी से यूएसए के साथ मूव करे, नहीं तो शायद से दोबारा वॉर हो सकता है। लेकिन इन सब से चाइना को रोका नहीं जा सकता और कोई फिक्स गारंटी नहीं कि वॉर के टाइम पर यूएसए इंडिया का साथ देगा। इन सभी स्टेजेस को एड्रेस करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इस स्ट्रैटेजिक प्लान से अगर इंडिया यूएसए की तरफ गया तो शायद वॉर करेगा,
और इंडिया चाइना 1962 के वार से कुछ ऑब्जर्व करके डिप्लोमेटिक कदम लेने चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। अभी हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है स्मूथनिंग द हाउस राइट ऑफ द अर्बन पावर। इस आर्टिकल का कंटेंट है स्लम डवेलर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 31 अगस्त को 48,000 झुग्गी झोपड़ी हटाने का आदेश दिया गया दिल्ली के रेलवे ट्रैक्स के पास से। जस्टिस अरुण मिश्रा की 3 बेंच जज द्वारा ऑर्डर दिया गया स्टेट अथॉरिटीज़ को झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए, जिसके लिए 3 महीने का समय दिया गया उन्हें। कोर्ट की इस जजमेंट से सबसे ज़्यादा गलत था कि कोर्ट द्वारा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, बल्कि कोई डिले नहीं किया जाएगा उन झुग्गी झोपड़ीज़ को हटाने में। और अगर किसी कोर्ट द्वारा इस ऑर्डर को रोकने के लिए अदर ऑर्डर को ग्रांट किया जाता है तो वो ऑर्डर को नहीं माना जाएगा। रेलवेज द्वारा एफिडेविट सबमिटेड कराए गए कोर्ट में, जिसमें कोर्ट द्वारा ऑब्जर्व यह किया गया कि दिल्ली के 140 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ज़्यादातर स्लम्स ही रह रहे हैं और पहले भी इन लोगों को हटाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स लगाई गई थी रेलवे प्रॉपर्टी से हटाने के लिए, लेकिन उन सब के लिए पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरवेंशन हुआ, उनके द्वारा रेलवे लाइन से हटाने को रोका गया था। लेकिन इस बार कोर्ट द्वारा इशू यह किया गया है कि 3 महीने में रिमूव किया जाए उन्हें और कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी इस ऑर्डर पर किसी पॉलिटिकल द्वारा और ना ही किसी अदर ऑर्डर्स द्वारा कोर्ट के इस ऑर्डर पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन गरीब लोगों के घरों को रिमूव किया जाएगा, जिससे इतने सारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। ये काफ़ी लीगल और सीरियस क्वेश्चन है आज, क्योंकि उन पुअर अर्बन्स के लिए कोर्ट के इस ऑर्डर से फंडामेंटल राइट्स उन पर्सन के वीक होंगे, क्योंकि कोर्ट द्वारा नेचुरल जस्टिस की भावना नहीं थी और ना ही एक पर्सन के राइट टू शेल्टर की भावना को बनाया जा सकेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे वो पुअर अर्बन पीपल। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा, क्योंकि कोर्ट द्वारा उन स्लम पर्सन की बात नहीं सुनी गई। इस ऑर्डर से उन स्लम पर ज़्यादा असर पड़ेगा। यह जो केस है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कोर्ट में। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस पॉल्यूशन के लिए दर्ज किया गया था रेलवे ट्रैक्स पर, जिसके लिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी ऑफ दिल्ली द्वारा बताया गया कि रेलवे ट्रैक्स पर कूड़े का ढेर बढ़ने का कारण ये रेलवे ट्रैक्स पर रहने वाले लोग और झोपड़ी बनाने से हुआ है। लेकिन ना तो इस केस से और ना एनवायरमेंट पॉल्यूशन की रिपोर्ट से यह प्रूफ ही नहीं होता कि यही कारण है रेलवे ट्रैक्स पर कूड़े के बढ़ने का। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कूड़े के बढ़ते हुए ढेर और स्लम्स का रहना, इन दोनों को हटाने के लिए सीधा अपना ऑर्डर हटाने का दिया, लेकिन जिससे उन लोगों की सुनवाई नहीं की गई इस केस पे जो इससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होंगे। पास्ट में भी कई बार कोर्ट द्वारा एक पर्सन के राइट ऑफ लाइवलीहुड और शेल्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट्स को हटाया, जैसे कि कोर्ट की 5 बेंच द्वारा ओल्गा टेलीस और ORS वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ORS 1985 द्वारा यह हेल्ड किया गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड राइट आता है और बिना नोटिस और सुनवाई के किसी व्यक्ति को उसकी जगह से निकाला जाए, उससे उल्लंघन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा ही सिमिलर केस चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1990 केस में हुआ, जिसमें राइट टू शेल्टर को एक पार्ट माना गया राइट टू लाइफ का, जो अंडर आता है आर्टिकल 21 और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 के। और कई बार कोर्ट असक्षम रही उन प्रिंसिपल और केसेस लॉज पर जो स्लम को हटाने और रिस्टोर करने में रहे, जैसे कि सुदामा सिंह वर्सेस अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली द्वारा बोला गया कि किसी प्रत्येक व्यक्ति को हटाने से उस स्थान का सर्वे कंडक्ट कराया जाए पहले और वहाँ से निकालने वाले लोगों के लिए कोई अन्य स्थान दिया जाए रहने के लिए। इस जजमेंट से ही दिल्ली स्लम एंड JJJ रिहेबिलिटेशन रिलोकेशन पॉलिसी 2015 को फॉर्म किया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से बहुत सारे लोग बेघर होंगे इस महामारी के चलते, जिसमें पहले से ही हेल्थ और इकोनॉमिकल में आज ज़्यादा डिस्ट्रेस भरा हुआ है। इस महामारी से अर्बन में रहने वाले गरीब लोगों का लाइवलीहुड और ज़्यादा ख़राब होगा। इस लॉकडाउन के चलते में 20,000 लोग बेघर हुए हैं उनके रहने वाले जगह से हटाने से। पूरे भारत में 45 इंसिडेंट ऐसे हुए लॉकडाउन में। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क की रिपोर्ट द्वारा ऐसा बोला जाता है।
और अगर पिछले 3 साल के डेटा देखें तो कम से कम 5 लाख लोगों को हटाया गया है सिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट द्वारा भी इन पुअर अर्बन लोगोस को हटाने के ऑर्डर्स जारी किए गए। इस बार के केसेस में उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जबकि कोर्ट द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इशू को इग्नोर किया जा रहा है आज की डेट में, और उन रिपोर्ट द्वारा काम किया जा रहा है जिन्हें कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड किया जा रहा है उन कमिटीज़ के, और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं इन्हें हटाने के। इससे आज पीआईएल का उल्लंघन तथा इस लिटिगेशन से दिए जाने वाले ट्रस्ट को ख़त्म किया जा रहा है उन स्मॉल ग्रुप्स के साथ में। आज कोर्ट द्वारा राइट टू हाउसिंग देने का राइट नहीं दिया जा रहा उन लोगों को, बल्कि साफ साफ मना किया जा रहा है कोर्ट द्वारा एविक्शन को रोकने के लिए, अगर किसी और कोर्ट द्वारा वे अपनी आवाज़ उठाते हैं तो। और इस एविक्शन पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, और इस इविक्शन पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की मनाही कर दी गई है कोर्ट द्वारा। होता क्या है कि पहले पॉलिटिकल लीडर्स तक ये स्मॉल ग्रुप्स अपील करते थे तो पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा उनके लिए सिटी में रहने के लिए अपील की जाती थी कोर्ट में, जिससे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। अंत में बोला जाता है कि रेजिडेंट को आज अच्छे से रहने के लिए पॉलिटिकल और कोर्ट द्वारा स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाए, दोनों मिलकर लॉ बनाए उनके लिए, जिनसे उनके हाउसिंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जिससे विश्वास दिलाया जाए कि कोई भी एविक्शन बिना सुनवाई के नहीं होगा, जैसा कि आज किया जा रहा है। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।